हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स। आज हम सीखेंगे उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आप बोलोगे सर थियरी लेक्चर कहाँ है, तो देखिए थियरी लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और ये एक्सरसाइज भी अगर आप अच्छे से देखोगे तो आई कैन बैट कि आप थियरी देखे बिना ही पूरा चैप्टर सीख जाओगे, क्योंकि जब मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट थियरी पॉइंट्स भी बताते जाऊंगा। तो चलिए बच्चा, देर किस बात की है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में बताओ कि आप ये लेक्चर कौन से स्टेट में से देख रहे हो। ठीक है बच्चा, चलिए शुरू किया जाए। थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। क्या कहा है बच्चा? थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। तो बच्चों स्टेट फंक्शन क्या होता है? ऐसे क्वांटिटीज जो सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर। राइट, वो इनिशियल स्टेट में से फाइनल स्टेट कैसे आया उससे मतलब नहीं है। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है स्टेट फंक्शन। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस, नो। हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यस। राइट, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? स्टेट पे। तो मैं यहां पे आपके लिए डिफाइन करूंगा कि ये फंक्शन कौन होते हैं बच्चा? विच ओनली डिपेंड्स ऑन initial and only depends on initial and final state of the system। चलो, आपको चाहिए कुछ एग्जांपल। ओके, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ एंथैल्पी, राइट, और भी बहुत सारे फंक्शन है जो स्टेट फंक्शन में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलो दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है? फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन बच्चों, एडियाबैटिक मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है। कोई भी हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है तो बच्चों हीट का सिंबल क्या होता है? क्यू। तो हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है तो उसे कहते हैं एडियाबैटिक। चलो, अगर डेल्टा टी 0 है मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो उसे कहते हैं बच्चों आइसोथर्मल। राइट, अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा पी 0 है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? आइसोबारिक। और अगर बच्चों वर्क डन नहीं हो रहा है तो बच्चा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा वी। तो अगर वर्क डन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? डेल्टा वी क्या है? 0। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तभी वर्क डन 0 होगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है बच्चों तो इसे कहते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या कहते हैं बच्चों? इसको आइसोकोरिक कहते हैं। मैं इसीलिए आपको कहा कि अगर आप ये अच्छे से एक्सरसाइज देख लोगे तो मैं आपको मेजॉरिटी सारे पॉइंट समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर टेम्परेचर चेंज ना हुआ तो आइसोथर्मल, अगर प्रेशर चेंज ना हुआ तो आइसोबारिक, अगर हीट ट्रांसफर नहीं हुआ तो आपका आंसर एडियाबैटिक, और अगर वर्क नहीं हुआ मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो आइसोकोरिक। इजी है ना एकदम। चलिए आगे बढ़े बच्चा। चलो सवाल नंबर 3, ये भी एमसीक्यू है। The enthalpies of all elements in their standard state। बच्चों एलिमेंट्स का एंथैल्पी क्या होता है? तो किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी होता है 0। अब सवाल यह है कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? तो बच्चों रूम टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस या एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे कहा जाता है उसका स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाता है बच्चों? गैस। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो उसका भी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है बच्चों? गैस। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है बच्चे ग्रेफाइट। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है बच्चे? ग्रेफाइट होता है ना। तो ये सारे स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी क्या होता है? 0 होता है। ओके, एंथैल्पी क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलो अगला एमसीक्यू बच्चों। डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल। तो बताइए डेल्टा एच क्या होगा? तो बच्चों डेल्टा यू दिया है -x,
तो डेल्टा एच क्या होगा? चलो 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का रिलेशन। ओके, तो क्या रिलेशन है बच्चों इन दोनों के बीच का? चलिए रिलेशन बताते हैं आपको। तो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। क्या होता है बच्चों? डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये रिलेशन है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का। एच क्या है बच्चों? एंथैल्पी। ये एच क्या टर्म में बच्चा? एंथैल्पी चेंज है। और ये यू क्या चेंज है बच्चों? इंटरनल एनर्जी चेंज है। अब प्रोसेस कौन सा दिया आपको? कंबशन ऑफ मीथेन। चलो रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। मीथेन मतलब CH4 गैस, कंबशन होगा तो किससे जुड़ेगा? O2 गैस से। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CO2 गैस। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O लिक्विड। आपको सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट में रखना होता है, राइट? तो वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट होता है लिक्विड। चलिए बैलेंस करेंगे। H4 है बच्चों, तो यहाँ क्या लगेगा? 2। ऑक्सीजन हो गया 2 + 2 4, तो यहाँ क्या लगेगा? 2। नाउ लेट्स फाइंड आउट डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी का मतलब है बच्चों गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेल्टा एनजी, राइट? तो देखिए, चलो प्रोडक्ट में गैस कितना है बच्चों? ये एक गैस है, दिख रहा है 1 मोल है यहाँ पे, और ये तो लिक्विड है, तो प्रोडक्ट में तो बच्चों खाली एक ही गैस है। माइनस रिएक्टेंट में कितना गैस है बच्चों? देखो मीथेन गैस है, कितने मोल है? 1 मोल है। और ऑक्सीजन भी गैस है, कितने मोल है? 2 मोल है। तो इस तरफ गैस कितना हो गया? 1 + 2 3। इस तरफ गैस खाली 1 ही है, H2O लिक्विड है, आपको नहीं लेना है, ठीक है? तो डेल्टा एनजी वैल्यू कितना आया बच्चों? -2 आया। तो अगर मैं इसको इस रिलेशन में जाके रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आया बच्चा? डेल्टा एनजी का वैल्यू आ गया -2 × RT। अब ये डेल्टा यू ऑलरेडी आपको नेगेटिव ही दिया है -x, ठीक है ना? तो -x था, उसमें से और माइनस हुआ 2RT, मतलब ये वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डेल्टा यू नेगेटिव था, उसमें आप और नेगेटिव करने वाले हो, तो ये आंसर आपका और ज्यादा नेगेटिव में चला जाएगा। लेट्स से कि डेल्टा यू -10 था और ये -5 आया, तो कितना हो जाएगा? वैल्यू -15 हो जाएगा, मतलब डेल्टा एच और ज्यादा डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। तो ये जो आपका बच्चा रिलेशन है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, सिंपल याद रखेंगे। अगर हमें डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 मिला तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा। अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 मिला तो डेल्टा एच एंथैल्पी लेस देन इंटरनल एनर्जी होगा। अगर डेल्टा एनजी 0 आया तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा बच्चों? डेल्टा यू। क्या होगा? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। इज दैट क्लियर? है ना? ठीक है, तो एमसीक्यूज को ऐसा नहीं खाली टिक मार के आगे बढ़ जाना है, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? तो आपको सही से इसको रिलेशन बनाना है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। मुझे थोड़ा सा कैमरा एंगल क्रॉस लग रहा है, इज इट ओके? लिटिल बिट, वेट अ सेकंड। चलो नाउ कूल, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है सवाल में, पढ़ेंगे सब लोग। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन आर -890.3, मतलब जब मीथेन को जलाया कितना हीट निकला? 890.3। ग्रेफाइट को जलाया कितना हीट निकला? 393.5। माइनस से मतलब हीट इवॉल्व हुआ है। और जब हाइड्रोजन को जलाया कितना हीट इवॉल्व हुआ? -285.8। आपको बताना है कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या है? अब बच्चों फॉर्मेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? अगर मैं लिखना चाहता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये हो गया एंथैल्पी का सिंबल, ये हो गया फॉर्मेशन, एंड मीथेन मतलब CH4। तो अगर मैं फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखना चाहता हूं तो मुझे 1 मोल मीथेन बनाना पड़ेगा। कितना मीथेन बनाना पड़ेगा? 1 मोल कंपल्सरी। और किसमें से बनाना पड़ेगा आपको बच्चों? डायरेक्टली उसके एलिमेंट में से, राइट? तो मीथेन में कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, और कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है बच्चे? ग्रेफाइट, राइट? और कौन सा एलिमेंट है इसमें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है बच्चा H2 गैस। H4 है तो आपको यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा।
तो दिस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन. So formation means you need to form one mole compound directly from the elements in the standard state. कंपाउंड किस में से बनाना है बच्चों? डायरेक्टली एलिमेंट में से बनाना है. देन द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी. राइट नाउ वी कैन सिंपली राइट दैट दिस ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो कौन सा है? फॉर्मेशन एंथैल्पी है. सो वी कैन राइट हियर दैट ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट में कौन है? मीथेन है. तो बच्चों एक बार हम लेंगे एंथैल्पी ऑफ मीथेन. कितनी बार लेंगे? एक बार. माइनस रिएजेंट में कौन है? ग्रेफाइट है. तो हम यहां पे लेने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ द ग्रेफाइट. और 2 बार हाइड्रोजन है तो हम ले लेंगे यहां पे 2 बार एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजन. राइट एक बार ग्रेफाइट का एंथैल्पी, एक बार हाइड्रोजन का एंथैल्पी. तो हमने सिंपली क्या करा बच्चों? प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से रिएजेंट को माइनस करा. कौन सा एंथैल्पी लेंगे? तो क्वेश्चन में कौन सा एंथैल्पी दिया आपको? कंबशन दिया है ना, तो टेक द कंबशन एंथैल्पी, जिसका हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? सी. सी मीन्स कंबशन एंथैल्पी. राइट तो प्रोडक्ट एंथैल्पी, ओवरऑल एंथैल्पी जो फॉर्मेशन इक्वेशन है आपका, सो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन इज इक्वल टू combustion enthalpy of product minus combustion enthalpy of reagent. Now put the values. So methane combustion enthalpy is minus 890.3 minus carbon enthalpy is minus 393.5 plus 2 into hydrogen enthalpy is minus 285.8. चलो बेटा अभी आप इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर छोटी सी. 2 into 285.8. ओके क्या करना है उसके साथ? माइनस करेंगे, प्लस कर देंगे 393.5. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. उसमें से माइनस कर दीजिए 890.890.3. तो आंसर बन रहा है बच्चों 74.8 प्लस में. सो दिस इज योर आंसर ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब कई बच्चे क्या करते हैं पता है? इसको एग्जाम में ना याद करके चले जाते हैं. 74.8 इसका आंसर है. ऐसे बच्चों याद करके आपको नहीं जाना है, याद बात करके नहीं जाना है. आपको क्या करना है? इज्जत से सॉल्व करना है. ठीक है, इस तरह से आपको मेथड याद रखना है, अदरवाइज आप एग्जाम में फंस सकते हो. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. ये क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? किसी को डाउट है? डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना डाउट, हम आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व करेंगे. ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. एक और एमसीक्यू. अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया आपको, इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, देन द रिएक्शन विल बी. सो यू नीड टू आंसर अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. एंड व्हेनेवर वी वांट टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, we can do it with the help of the second law of thermodynamics, in which we introduce a term called free energy. Which term? Free energy. So simply the free energy term delta G should be less than 0 for the possible reactions or spontaneous reaction. अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल है, इसको क्या हुआ? अगर कोई रिएक्शन बच्चों पॉसिबल है तो उसका डेल्टा जी कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए. नाउ डेल्टा जी मीन्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये फॉर्मूला है आपका. फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड दिस शुड बी लेस देन 0. अब अपने क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है. तो अपने क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी that gives C plus D plus Q. मतलब प्रोडक्ट में Q भी मिला, मतलब हीट इवॉल्व हुआ. प्रोडक्ट में साथ में Q भी मिला, मतलब क्या हुआ बच्चों? हीट इवॉल्व हुआ. हीट इवॉल्व हुआ तो यहां से मुझे एक आइडिया आ गया कि जो एंथैल्पी है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि हीट इवॉल्व हुआ है तो एंथैल्पी इज नेगेटिव. तो ये डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है बच्चों? नेगेटिव है. माइनस टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहता है बिकॉज केल्विन में टेम्परेचर है. केल्विन स्केल में नेगेटिव कभी नहीं आता है. केल्विन स्केल में लास्ट टू लास्ट 0 केल्विन आता है. राइट. डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी. एस मतलब एंट्रोपी. एंट्रोपी चेंज क्या दिया है?
पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, देख लीजिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब आप ही सोचिए कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा बच्चों। तो देखो ये टर्म आपका नेगेटिव है, ये माइनस प्लस पीछे वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या रहना है, नेगेटिव ही रहना है। अगर आप नेगेटिव में बच्चों नेगेटिव जोड़ोगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, जोड़ना है। ये टर्म नेगेटिव दे दिया आपको, डेल्टा एस पॉजिटिव दिया, तो ये माइनस प्लस पीछे वाला टर्म भी क्या हो गया, माइनस, आगे वाला टर्म भी माइनस। अगर माइनस में माइनस जोड़े, अगर माइनस में माइनस जोड़े तो आंसर कैसा रहेगा, माइनस ही रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं, जोड़ना है। मतलब आप टेम्परेचर कुछ भी रखो, आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट ऑल द टेम्परेचर। वेयर इज इट, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, दिस इज योर आंसर। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पे आपका ये डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, राइट। डू यू अंडरस्टैंड दिस। इस तरह से आपको समझना है। आपको टेक्स्ट बुक में ना एक पूरा टेबल दिया है, इसमें आपको सारे केसेस कहे। अगर यही क्वेश्चन बच्चों इन्वर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, उल्टे का मतलब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो, तो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। एंड अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन अपने आप कभी भी नहीं होने वाला है, कितना भी टेम्परेचर आप लगा दो, रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। ठीक है, चलिए, तो मैंने एक आपको और केस डिस्कशन किया। चलिए मैं आपको पूरा केस यहाँ पे बच्चों इसका समझा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम साइन लेंगे बच्चों डेल्टा एच का, यहाँ पे हम साइन लेंगे डेल्टा एच का, और यहाँ पे हम साइन लेंगे बच्चों डेल्टा जी का। जो आपका कौन सा फंक्शन है बच्चों, डेल्टा एच माइनस की डेल्टा एस। समझना ध्यान से, हाँ। अगर डेल्टा एच बच्चों नेगेटिव है और डेल्टा एस कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, तो जो मैंने आपको बताया बच्चों कि ये वैल्यू आपका नेगेटिव और ये वैल्यू आपका पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पीछे भी माइनस प्लस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में माइनस जोड़ोगे आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। मतलब दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। सेकेंड केस देखते हैं बच्चों, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है। चलो, तो डेल्टा एच कैसा है बच्चों, पॉजिटिव, माइनस डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव। अब ये प्लस और माइनस माइनस, ये भी प्लस। अब प्लस में प्लस जोड़ोगे तो आंसर हमेशा प्लस रहेगा। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज नॉट एट ऑल स्पॉन्टेनियस, इस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। मैंने आपको इसलिए तो कहा कि अगर आप ये एक्सरसाइज भी मेरा सही से देख लोगे ना, तो आपके सारे थियरी कंटेंट भी अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं बच्चों। चलो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, अब क्या होगा देखिए। अब ये डेल्टा एच नेगेटिव है और ये पीछे वाला टर्म भी नेगेटिव है, तो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाने वाला है। आगे वाला टर्म माइनस है, पीछे वाला टर्म है प्लस। हमें डेल्टा जी चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए मतलब ये प्लस वाला टर्म बच्चों छोटा रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस वाला टर्म छोटा है तो ओवरऑल आंसर माइनस आएगा, और अगर प्लस वाला टर्म बड़ा हो गया तो ओवरऑल आंसर प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो ना, राइट। तो मुझे अगर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव रखना है तो कंपलसरी मुझे टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, ताकि पीछे वाला जो पॉजिटिव टर्म होने वाला है वो छोटा रहे। तो दिस रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, दिस रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ओके, लास्ट केस बच्चों, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, एंथैल्पी भी पॉजिटिव, एंट्रोपी भी पॉजिटिव, अब क्या होगा। तो देखिए डेल्टा एच भी पॉजिटिव और पीछे वाला टर्म भी पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान से, ये पीछे वाला टर्म बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आगे वाला टर्म क्या है, प्लस है। अब पीछे वाला टर्म आपका माइनस बनने वाला है और मुझे माइनस वाला टर्म बड़ा चाहिए, तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये पीछे वाला टर्म बड़ा कब बनेगा बच्चों, जब टेम्परेचर आपका ज्यादा हो। पीछे वाला टर्म बड़ा कब बनेगा बच्चों आपका, जब टेम्परेचर आपका हाई हो।
अगर टेम्परेचर हाई होगा तो नेगेटिव वाला टर्म बड़ा हो जाएगा और ओवरऑल आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपका ये रिएक्शन दिया हो जहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव में रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा बच्चों? रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो देखिए बच्चों, आपको मैंने सारे केसेस करवा दिए। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, आपको सारे केसेस करवा दिए। समझ आए आपको सारे केसेस? आगे बढ़ाइए गाड़ी को। चलिए आगे बढ़ाते बच्चों गाड़ी को। क्या पूछा है नेक्स्ट? अब हमें क्रॉप करके क्वेश्चन लाने पड़ेंगे। चलिए, so the question is, in a process 701 joule of heat is absorbed। हीट बच्चों अब्सॉर्ब हुआ है तो हीट का सिंबल क्या होता है? Q। 701 जूल एब्सॉर्ब हुआ है ना, एब्सॉर्ब हुआ है मतलब पॉजिटिव। एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क कितना कर दिया सिस्टम ने? 394 जूल वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उसका वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना है इस प्रोसेस में, आपको बताना है। चलिए बता देते हैं बच्चों। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चों? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W। Q का वैल्यू है 701, W है बच्चों 394। आपका आंसर कितना हो जाएगा बोलो फटाफट? 394 में 6 और 1 7 जोड़ेंगे 307 नेगेटिव में, राइट, जूल। तो डेल्टा U नेगेटिव आया, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, सॉरी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा आपका? इंक्रीज के डिक्रीज क्या होगा बच्चों? इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, क्योंकि डेल्टा U पॉजिटिव आया ना, हैंस इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 307 जूल। आसान सा सवाल। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। क्या कहते हैं बच्चों इसको? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, what next do we have? चलो क्या पूछा है बच्चों? एक रिएक्शन दिया आपको। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड with oxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was measured, which is minus 742.7 kilojoule. Calculate enthalpy change। enthalpy change मतलब क्या फाइंड करना है बच्चा आपको? enthalpy मतलब डेल्टा H। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है बच्चों? क्वेश्चन में आपको डेल्टा U दे दिया है minus 742.7। क्या फाइंड करने को बोला है बच्चा आपको? डेल्टा H फाइंड करने को बोला गया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों? हम सिंपली यहाँ पे रिलेशन लगा देंगे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। चलो, डेल्टा U का वैल्यू बच्चों माइनस 742.7 जो क्वेश्चन में दिया है, डेल्टा NG। चलो बताइए प्रोडक्ट में कितने गैस है? हमने आगे ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये तो लिक्विड है, इसको नहीं कंसिडर करना है हमें। यहाँ पे गैस है कितने मोल है? 1 मोल। ये भी गैस है कितने मोल है? 1 मोल। तो प्रोडक्ट में कितना गैस हो गया बच्चों? 2 मोल। माइनस रिएजेंट में कितना गैस है वो देखते हैं। तो NH4 ट्वाइस CN। अब यहाँ पे गैस दिया है, यहाँ पे सॉलिड लिखा है। चलिए क्या करें बोलो? गैस मान के ही सॉल्व करते जो इक्वेशन में दिया है वो, ठीक है। तो बेटा ये 1 मोल गैस हो गया और ये गैस हो गया 3/2 मतलब 1.5। तो 1 प्लस 1.5, 1 प्लस 1.5 2.5। तो इस तरफ कितने गैस है बच्चों आपके पास? 2.5। तो डेल्टा NG क्या हो गया? इस तरफ के गैसेस जो 2 है माइनस इस तरफ के गैस के मोल जो 2.5 है। R का वैल्यू जूल में लेंगे बच्चों 8.314। R वैल्यू जूल में लेंगे 8.314 एंड टेम्परेचर इज गिवन समवेयर 298 केल्विन। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। व्हाट आंसर वी आर गोइंग टू गेट हियर? ये हो जाएगा आपका माइनस 0.5। सो 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298। ओके, और उसमें से और माइनस करना है हमें 742.7। सर आंसर इज, कैलसी पूरा खराब हो गया भाई, अभी पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे पॉइंट है। वेट अ सेकंड एवरीवन। चलो, देयर आई एम विद द बेटर कैलसी।
8.314 इंटू, आप बोलोगे सर हमारे पास थोड़ी कैलसी होता है एग्जाम में, मैं बोलूँगा मुझे थोड़ी एग्जाम देने जाना है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करेंगे, ठीक है। मैं आपको फाइनल आंसर बताता हूँ बिकॉज बहुत सारे बोर्ड्स में कैलसी अलाउड होता है। तो हियर द आंसर इज 1981, क्वाइट कंफ्यूजिंग, 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298, पीछे भी टर्म माइनस होगा, आगे भी माइनस होगा, 742.7। योर आंसर इज 1981, नेगेटिव साइन, 1981.486। ओके, नाउ आई डिड अ मिस्टेक हियर, मैंने यहाँ पे गलती करी। क्या गलती करी बोलो? मैंने यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया, मैंने यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया बच्चों। ये किलो जूल है, किलो जूल को क्या करना पड़ेगा आपको? इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? जूल पर मोल। तो ये वैल्यू हमें जूल में लेना है बिकॉज हमने आर का वैल्यू, ये बच्चों जो आर का वैल्यू हमने लिया है वो किस में लिया है? हमने जूल में लिया है। तो हमें आगे भी जो यूनिट है वो किस में होना चाहिए? जूल में होना चाहिए, दैट इज माइनस। अभी दुर्घटना घट जाती, बोलो अगर ध्यान नहीं देते तो। ठीक है, मेरा ध्यान पड़ा लास्ट स्टेप पे। 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298 प्लस 742700, दैट इज 743938, 743938.7 with the negative sign. So this is the value of delta H, किलो जूल पर मोल। तो ये आ गया आपका आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन में बच्चा मेन रिलेशन क्या था आपका? यही आपका रिलेशन था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, एंड रेस्ट इज द कैलकुलेशन। डेल्टा NG मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से आपको फाइंड करना रहता है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो मस्त क्वेश्चन है यार। Calculate the number of kilojoule of heat necessary to raise the temperature of 60 gram of aluminium from 35 degree to 55 degree, and the molar heat capacity of aluminium is 24 joule per mole। आपको दिया है मोलर हीट कैपेसिटी, तो बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी इसको हम लिखते हैं स्मॉल सी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है बच्चों हीट डिवाइड बाय मोल डिवाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो द फॉर्मूला बिकम मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट बाय मोल बाय टेम्परेचर चेंज। तो आई गेट द इक्वेशन हियर, हीट इक्वल टू C into N into delta T. Now the heat capacity is given, which is 24 joule. Mole is given mass by molar mass, because in question we have what? We have gram given, and here we have what given? Mole. तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? आपका मोल आएगा, बिकॉज ये वैल्यू पर मोल है, तो यहाँ पे नीचे आपका मोल आएगा। Now mole is given mass by molar mass. What temperature change you want? 35 to 55. So temperature change is 55 minus 35. Now if we simplify this, 24 joule, mass of aluminium given is 60, and you all knows molar mass of aluminium is 27. इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20. Now if you simplify this, what you will get? Quickly we'll do it. 24 into 60 into 20 divided by 27. This comes out to be 1066.7 जूल। यू नीड योर आंसर इन किलो जूल, कोई बात नहीं, डिवाइड बाई 1000 कर लो, जूल डिवाइड बाई 1000 कर लो, योर आंसर विल बी इन किलो जूल, 1.0667 किलो जूल। दिस मच हीट यू नीड टू सप्लाई, तो इतना हीट आपको देना पड़ेगा, राइट। और इसमें मेन फॉर्मूला क्या है बच्चों? Q इक्वल टू सी एन डेल्टा टी। ये मोलर दिया है ना, इसलिए अगर ये मोल की जगह पे पर ग्राम दिया होता, क्या दिया होता? पर ग्राम, तो फिर यहाँ पे सीधा नीचे मास आ जाता, राइट। तो आपको मोल नहीं फाइंड करना पड़ता, सीधा 60 ग्राम दिया है हम रख देते, बट क्योंकि ये पर मोल दिया है तो हमें नीचे मोल डिवाइड करना पड़ेगा। और मोल कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, एज सिंपल एज दैट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन अब आया, बब्बर शेर क्वेश्चन। लेट्स सी, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज
ओ भाई रुकना, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of water freezes at 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री। क्या करना है हमें बच्चों, हमें करना है 1 मोल वाटर हमारे पास है, एट व्हाट टेम्परेचर, एट 10 डिग्री सेल्सियस, और इस 1 मोल वाटर में से हमें बनाना है आइस एट व्हाट टेम्परेचर, -10। हमें इसको कन्वर्ट करना है 1 मोल आइस एट व्हाट टेम्परेचर, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसे कन्वर्ट करना है 1 मोल आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। होगा, हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सोचो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? सबसे पहला स्टेप होगा आपको पानी को ठंडा करना पड़ेगा। 10 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को ठंडा करके आपको कहाँ लाना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा, क्योंकि पानी कब जमना चालू करता है? 0 डिग्री पे। चलो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर चेंज हुआ 10 डिग्री से 0 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला ऑफ द हीट, Q1 लिखते हैं इसको, इट इज इक्वल टू MC डेल्टा T। क्या फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों? MC डेल्टा T। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो, क्या हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है? दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ये देखो आप, स्पेसिफिक हीट ऑफ H2O लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर, 75.3 जूल पर मोल है। अगर बच्चों ये वैल्यू पर मोल है, तो यहाँ पे हमें मास की जगह क्या लेना पड़ेगा बच्चों? मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट पर मोल आपको दिया हुआ है। किसका स्पेसिफिक हीट बच्चों? लिक्विड वाटर का, क्योंकि अभी हम वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं ना। अभी तो हम वाटर को ठंडा करके 10 से 0 ला रहे हैं, उसमें कितना हीट निकालना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या है बच्चों हीट का? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो हीट का एक ही फॉर्मूला, MC डेल्टा T। कितना मोल पानी दिया है क्वेश्चन में बच्चों आपको? 1 मोल। कितना स्पेसिफिक हीट है पानी का? 75.3 जूल। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? 10 से 0, दैट इज 0 - 10, तो ये आ गया -753 जूल। ये आ गया Q1। अब आपके पास पानी रेडी हो चुका है 0 डिग्री पे। अब जैसे ही पानी में से हीट निकालना चालू करेंगे, 0 डिग्री वाटर विल टर्न इनटू 0 डिग्री आइस, राइट? तो स्टेप 2 क्या होगा बच्चा? स्टेप 2, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर will be converted to 0 degree Celsius ice. Now there is no change of temperature. What is changing here? Phase. Water is turning to ice. खाली सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? फेस चेंज हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे फेस की एंथैल्पी लगेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एंथैल्पी ऑफ, देखो वाटर में से आइस बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? फ्रीजिंग हो रहा है। वाटर में से आइस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वाटर टू आइस? फ्रीजिंग कहते हैं ना उसको। तो बच्चा यहां हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ द फ्रीजिंग। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया होगा, तो देखो क्वेश्चन में आपको फ्यूजन एंथैल्पी दिया है। फ्यूजन मतलब आइस टू वाटर को कहते हैं फ्यूजन। हमें फ्रीजिंग करना है, तो एंथैल्पी का वैल्यू अपोजिट कर देंगे, राइट? तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस, लाइन बना लेते हैं। चलो हैंस वी कैन राइट हैंस Q2 इक्वल टू N2 इंटू, हमें चाहिए फ्रीजिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्यूजन, तो फ्यूजन का क्या कर देंगे? नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो क्या एंथैल्पी हो जाता है? फ्रीजिंग। क्योंकि फ्यूजन एंड फ्रीजिंग, फ्यूजन मतलब सॉलिड को लिक्विड करना, फ्रीजिंग मतलब लिक्विड को सॉलिड करना, राइट? तो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए हीट देना पड़ेगा, और लिक्विड जब वापस जम के सॉलिड हो जाएगा तो उतना हीट छोड़ देगा, तो सीधा नेगेटिव साइन लगा देना। चलो इसका भी यूनिट देखो, पर मोल है बच्चों, तो इसीलिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? मोल मल्टीप्लाई किया है। चलो कितने मोल आइस है हमारे पास? 1 मोल। नेगेटिव ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी है 6.03 किलो जूल है। हाँ देखना, हम सब कुछ जूल में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, -6030 जूल। अब हमारे पास क्या रेडी हो चुका है? 0 डिग्री सेल्सियस आइस। बट हमें आइस 0 डिग्री नहीं चाहिए, हमें तो -10 चाहिए, तो आइस को और ठंडा करके -10 ले जाना पड़ेगा। चलो द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3, 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू -10 डिग्री सेल्सियस आइस, राइट?
अगेन टेम्परेचर चेंज हुआ 0 से -10, हीट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन सी डेल्टा टी। अब ये कौन है, आइस है, आइस मतलब H2O सॉलिड, तो अब किसका स्पेसिफिक एंथैल्पी लेना पड़ेगा आपको, मोलर एंथैल्पी सॉलिड आइस का लेना पड़ेगा। यहाँ पे वाटर था तो लिक्विड का लिया, अभी यहाँ पे आइस हो चुका है तो आइस के लिए भी एंथैल्पी दिया है तो रख देंगे यहाँ पे वैल्यू। चलो कितने मोल आइस है, 1 मोल, कितना एंथैल्पी है 36.8 जूल में है। व्हाट टेम्परेचर इज चेंजिंग, -10, 0 से -10 हुआ तो -10 -0 फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया -3680 जूल। चलो तीनों स्टेप के एंथैल्पी आ गए बच्चों, Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया, तो टोटल एंथैल्पी क्या हो जाएगा, हैंड्स टोटल एंथैल्पी जो आपको चाहिए, टोटल जो आपको हीट चाहिए डेल्टा H, तो टोटल जो डेल्टा H है वो और कुछ नहीं है बच्चों, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलो सारे वैल्यू प्लस करेंगे, Q1 Q2 Q3 कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो फर्स्ट इज 753 6030 एंड 3680, दिस इज 10463 with negative sign 10463 joule. This is the answer of the delta H. बोलो बेटा इतना बनेगा आपका डेल्टा H का वैल्यू। थोड़ी जगह हमें कम पड़ी बट ठीक है, एवरीथिंग इज क्वाइट विजिबल, राइट। तो सारे स्टेप्स बच्चा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, 10 डिग्री वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, क्या फॉर्मूला, एन सी डेल्टा टी। फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को जमा के 0 डिग्री सेल्सियस आइस, क्या फॉर्मूला, एन इंटू फ्रीजिंग एंथैल्पी। और फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस को -10 डिग्री सेल्सियस आइस, वापस टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या फॉर्मूला बच्चों, माइनस डायरेक्टली एन सी डेल्टा टी। इतना करते हैं आपका आंसर बन जाएगा, फिर सबको प्लस कर दो, राइट। और ये पूरा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, देखो सब में सीपी दिया है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट चेंज होता है ना वही आपका एंथैल्पी होता है। आपने थियरी लेक्चर में सीखा होगा, अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे है मतलब ओपन वेसल में है, अगर वेसल ओपन है तो प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक रहेगा, जो बाहर का प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी कोई रिएक्शन होता है उसका जो भी हीट चेंज होता है, राइट, दैट इज द एंथैल्पी। तो आपको ना एक सिंपल सा बच्चों कीवर्ड याद रखना है, और कीवर्ड आपको ऐसा कहता है, हार्दिक पांड्या एंड युवराज सिंह, यूवी, मतलब एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे याद रखना है बच्चों इसको, हार्दिक पांड्या और ये अपना यूवी सिंह, युवराज सिंह, है ना। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी में जाता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में जाता है। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हाँ क्वेश्चन आते हैं 20 और कुछ है 22 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के क्लास में ही, निपटा लेंगे इसको हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन दिया है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो क्या दिया है पढ़ो, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना सब लोग, है ना बच्चे। चलो 4 से 5 मार्क में आने वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। फाइंड क्या करना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH3OH फ्रॉम दिस फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख दूं, चलो फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। तो फॉर्मेशन मीन्स वी विल प्रिपेयर 1 मोल ऑफ CH3OH लिक्विड डायरेक्टली फ्रॉम द एलिमेंट्स। फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, 1 मोल कंपाउंड बनाएंगे, किसमें से बनाएंगे, डायरेक्टली एलिमेंट में से बनाएंगे, डायरेक्टली एलिमेंट में से बनाएंगे। सो हमने 1 मोल CH3OH बनाया। कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट, जिसको आप सॉलिड लिख दो चलेगा।
हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है H2 गैस, 2 मोल चाहिए बिकॉज 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट है बच्चों O2 गैस, कितना मोल लगेगा, ये हाफ मोल। तो ये जब रिएक्शन होगा मतलब ये सारे एलिमेंट डायरेक्टली जुड़ के जब CH3OH बनेगा तो जो एंथैल्पी चेंज होगा ये है आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH3OH। अब ये हमें फाइंड करना है बच्चों, ये हमारा टारगेट है। और ये टारगेट अचीव करने के लिए हमें अलग अलग इक्वेशंस दिए हैं, ध्यान से देखो। तो मेरे टारगेट में CH3OH राइट पे है और ये पहले इक्वेशन में CH3OH लेफ्ट पे है। तो मैं पहले इक्वेशन को घुमा दूंगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। दिख रहा है आपको कलर? तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को बच्चा घुमा दे रहे हैं। घुमा दो, चलो घुमाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, CO2 गैस प्लस पहला इक्वेशन में घुमा के लिख रहा हूं 2H2O लिक्विड that gives us what is it, CH3OH liquid plus 3/2 O2 गैस। अब जैसे ही आपने रिएक्शन को घुमा दिया तो उसका एंथैल्पी का साइन भी घूम जाएगा। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा 726। तो मैंने CH3OH यहाँ पे ला दिया राइट साइड पे, पहले इक्वेशन को रिवर्स किया तो वैल्यू कर दिया प्लस। एक चीज हो गया। अब कार्बन अपने को चाहिए लेफ्ट पे, ढूंढो। ये रहा देखो, सेकंड इक्वेशन में कार्बन लेफ्ट पे ही है, अपने को लेफ्ट पे ही चाहिए, एक ही मोल चाहिए, इधर भी एक ही मोल है। तो डायरेक्ट इक्वेशन 2 ले लो एज इट इज। क्या दिख रहा है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस दैट गिव्स यू CO2 गैस, राइट। ओके, चलो एज इट इज इक्वेशन को लिखा है तो एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे -393 एज इट इज, राइट। चलो देन चेक आउट व्हाट एल्स वी नीड, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वी नीड। ये हमने ला दिया, ये देखो, ये भी हमने ला दिया, ये देखो। अब 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है बट एक ही मोल है, तो मुझे इसको डबल करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन चाहिए, लेफ्ट साइड पे ही है, सो वी नीड टू डबल द इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को हमने डबल कर दिया, डबल करिए, चलिए इसको, ये हो जाएगा 2H2 गैस, हाफ को डबल करेंगे तो O2 गैस, दैट विल गिव्स यू, डबल करो इसको 2H2O लिक्विड। अगर ये डबल करा है तो एंथैल्पी भी डबल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, डबल करो, चलो इसको कितना हो जाएगा, 286 का डबल 556, 552, 572, नेगेटिव में आएगा 572। एंथैल्पी को भी हमने डबल कर दिया, राइट। चलो अब ये सारे इक्वेशन को जोड़ दो बच्चा, आपका टारगेट अचीव हो चुका है। आप जैसे ये सारे इक्वेशन को जोड़ दोगे भाई, यू आर डन। चलो कट करो जय, देखिए ध्यान से, यहाँ पे चलो CO2 कट, यहाँ पे 2H2O कट, बाकी बचा वो लिख दो। कार्बन सॉलिड बचा है, 2 हाइड्रोजन गैस बचा है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन में से 1.5 चला गया, सॉरी 2 ऑक्सीजन में से 1.5 चला गया, कितना बचा 0.5 मतलब हाफ O2। यहाँ पे 2 O2 है, उसमें से 1.5 चला गया, 2 - 1.5 इस तरफ बचेगा 1.5 मतलब 1/2 O2 इस तरफ बचा, एंड इट गिव्स यू व्हाट, CH3OH लिक्विड, राइट। मतलब इन सारे स्टेप को जोड़ने से आपका ये स्टेप बन जा रहा है। तो एज पर दी हैश लॉ, हैश लॉ कहता है कि जो टोटल एंथैल्पी है दैट इज द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। क्या कहता है हैश लॉ, टोटल एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। बेटा तो सिंपली ये सारे स्टेप की एंथैल्पी को प्लस कर लो, आपका ओवरऑल एंथैल्पी आ जाएगा। तो जो आपको ओवरऑल एंथैल्पी चाहिए फॉर्मेशन का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑफ देम, प्लस 726 माइनस 393 माइनस 572। सॉल्व कर लेते हैं, 726 माइनस 393 माइनस 572, दिस कम्स आउट टू बी -239। तो चलो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपको चाहिए था बच्चों, कितना आ रहा है, ये कितना आया था यार, मैं बट 26 माइनस 393 माइनस 572 दैट इज 240। अरे अलग आंसर आया
सर यार तुम कैल्सी के साथ सही नहीं कर रहे हो, हमसे आशा रखते हो कैल्सी के बिना करे। 239 किलो जूल है क्या? जूल है, किलो जूल पर मोल। तो ये बना आपका फाइनल आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, 5 मार्क के लिए आप ये क्वेश्चन को टिक मार देना और 5 मार्क्स दिस कैन बी आस्क्ड इन स्कूल एग्जाम, राइट। अभी देखो आप इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हो, राइट। कैसे? रहने दो ना, कंफ्यूज नहीं करना है आपको, छोड़ो, लेट इट बी। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो आपका इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का टोटल एंथैल्पी इज इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएजेंट। तो यहाँ से भी आपको रिएजेंट का एंथैल्पी मिल सकता है, दैट्स द सेकंड मेथड। बट आई सजेस्ट यू कि एक क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क में यूजुअली पूछा जाता है, तो आपको हैश लॉ से ही करना रहेगा इस तरह से, राइट। पहले फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख दीजिए, 1 मोल मिथेनॉल बना दिया डायरेक्टली एलिमेंट में से, और फिर ये सारे चीजें आपको ढूंढ के लानी है तीनों स्टेप में से, राइट। जहां जो करना पड़े वो करो, साथ में एंथैल्पी को भी उसी तरह से रिलेट करो। अगर रिएक्शन घुमाया तो एंथैल्पी का साइन चेंज, रिएक्शन मल्टीप्लाई करा तो एंथैल्पी का वैल्यू भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में जाके सारे एंथैल्पी को जोड़ दो। तो इस तरह से आप हैश लॉ से क्वेश्चन बना सकते हो बच्चे। चलिए आगे बढ़े, लेट्स बढ़ते हैं आगे। मेरे को ना एक लाइन खटक रही है, अब चलेगा, चलो छोड़ो, टाइम पास कर रहे हो सर खाली खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पहुंचे अपने? एक क्वेश्चन हमने कुदा दिया क्या? एक क्या, हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन कुदा दिए। 1 मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन करवा दिया डायरेक्ट मैंने? वेट है बच्चे, मैं डायरेक्ट 14 नंबर पे कैसे आ गया? मैं तो 10 पे थे, 11 12 13 कहाँ गया? अरे बाप रे, चलो 11 12 13 करते हैं। ये तो बहुत गलत हुआ, 14 नंबर कैसे आ गया डायरेक्ट? चलो 11 12 13। तो बच्चा 11वें नंबर का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। सवाल में ऐसा कहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलो जूल पर मोल। मतलब जब आप 1 मोल कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन को जला के जब आप CO2 बनाओगे तो कितना एंथैल्पी हुआ? -393.5 1 मोल में से। हाँ, आपको पूछा है कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जब 35.2 ग्राम CO2 बनेगा तो कितना हीट रिलीज होगा, ये आपको बताना है। देखा? चलो इसको सिंपली स्टोइकियोमेट्री रिलेट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहां पे रिलेशन इक्वेशन बैलेंस है, C + O2 गिव CO2। कितना हीट देगा? -393.5। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल होगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कितने ग्राम हो गया? 44 ग्राम, क्योंकि CO2 का मोलर मास क्या होता है? 44 ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल CO2 हो जाएगा 44 ग्राम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम हो जाएगा? 44 ग्राम। तो मुझे सिंपली यहां से क्या पता चला कि 44 ग्राम CO2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच हीट? 393.5 किलो जूल ऑफ हीट। जब 44 ग्राम CO2 बना होगा तो कितना हीट रिलीज हुआ होगा? 393.5 किलो जूल हीट। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है आपको? 35.2 ग्राम। तो अगर ये CO2 35.2 ग्राम है तो कितना हीट बनेगा? 35.2 डिवाइड बाई 49 इंटू 393.5 किलो जूल। तो दिस इज गोइंग टू बी 35.2 इंटू 393.5 डिवाइड बाई 44। तो देखो ये आएगा बच्चों 314.8। हाउ मच? 314.8 किलो जूल ऑफ हीट। इतना हीट होगा रिलीज। तो ये है आपका प्रश्न का हल, निराकरण आपके प्रश्न का। तो रिलेशन क्या लिखा बच्चों? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, उसका एंथैल्पी आपको दे दिया है, राइट। मतलब जब 1 मोल कार्बन जलेगा तो कितना हीट निकालेगा? 393.5। और 1 मोल कार्बन जलेगा तो कितना CO2 बना रहा है? 1 मोल मतलब 44 ग्राम।
मतलब जब कार्बन के जलने से 44 ग्राम CO2 बन रहा है तो हीट कितना निकल रहा है 393.5 किलो जूल। तो अगर 33.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो कितना हीट रिलीज हो रहा है, बस ये आपको रिलेट करना है। 44 ग्राम से 393.5 किलो जूल हीट बन रहा है तो 35.2 ग्राम से कितना हीट बनेगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं आंसर आ गया 314.8 किलो जूल ऑफ हीट। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नंबर 12. So the question is enthalpy of formation of CO, CO2, N2O and N2O4. सबका फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको दे दिया है, आपको बताना है वैल्यू ऑफ द रिएक्शन एंथैल्पी कितना होगा, मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा। वेरी सिंपल बच्चों। सो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन सा एंथैल्पी, फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया हो, माइनस समेशन मतलब टोटल एंथैल्पी ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स। कौन सा एंथैल्पी, फॉर्मेशन। चलो प्रोडक्ट में कौन दिख रहा है बच्चा आपको, प्रोडक्ट में एक बार N2O है तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ N2O एक बार, प्लस 3 बार है CO2 तो 3 बार आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, माइनस रिएक्टेंट एक बार है N2O4 सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 एक बार, और 3 बार है CO तो आपको लेना पड़ेगा 3 बार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। राइट, देख लीजिए, एक बार N2O 3 बार CO2 माइनस एक बार N2O4 3 बार CO। वैल्यूज रख दीजिए फटाफट। सो N2O का वैल्यू कितना है, N2O मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू, N2O का वैल्यू है 81, N2O का वैल्यू है 81, 3 इंटू CO2 का वैल्यू, CO2 मतलब सेकंड वैल्यू माइनस 393, माइनस N2O4, N2O4 मतलब लास्ट वैल्यू विच इज 9.7, 3 इंटू CO, CO मतलब पहला वैल्यू विच इज माइनस 110। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, ये हो जाएगा आपका 393 इंटू 3, माइनस कर देते हैं इसको, प्लस 81 तो ये वैल्यू आ रहा है आपका माइनस 1098, और ये हो जाना है आपका 330 m माइनस प्लस 9.7 माइनस 320.3 आ रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 320.3। मैं खाली समय बचाने के लिए कैलसी यूज कर रहा हूँ, बाकी ये कैलकुलेशन मैं कर ही सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माइनस 1098, सो योर आंसर इज माइनस MS धोनी 777.7 किलो जूल। राइट, इट इज 777.7 किलो जूल। गेटिंग इट? समझ आ गया क्वेश्चन? ओके, चलो अगला सवाल। सिंपल क्वेश्चन था हाँ ये बच्चे, टकाटक इन सबके मार्क आपके निकलने चाहिए एग्जाम में। ओके, रिएक्शन दिया है N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स 2NH3, रिएक्शन एंथैल्पी है माइनस 92.4। पूछा यह गया है व्हाट इज द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ अमोनिया। बच्चों तो फॉर्मेशन में हम कितना अमोनिया बनाते हैं, 1 मोल। किस में से बनाते हैं, डायरेक्टली एलिमेंट में से। एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन गैस, और कौन है एलिमेंट, हाइड्रोजन गैस। कितना हाइड्रोजन गैस है, 3 है, 3 है मतलब यहाँ पे 3/2। कितना नाइट्रोजन है, एक ही है, एक ही है मतलब हाफ। तो 1 मोल जब अमोनिया बनेगा तब जो एंथैल्पी होगा उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्या कहेंगे इसको, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे रिएक्शन में क्या दिया है वो देखो, तो रिएक्शन में ना सब कुछ बराबर है, बट अमोनिया एक की जगह पे 2 मोल बना है। डायरेक्टली एलिमेंट से ही बना है N2H2 में से, बट 2 मोल बना है। फॉर्मेशन में कितने मोल बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। तो बच्चों अगर 2 मोल का एंथैल्पी आपको दिया हुआ है 92.4 तो एक का क्या हो जाएगा, आधा कर दो, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सीधा क्या कर दिया बच्चों, अब मैंने इक्वेशन को आधा कर दिया, तो वैल्यू कितना बन जाएगा आपका, हाफ इंटू
माइनस 92.4 दैट इज माइनस 46.2 किलो जूल पर मोल. दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया. राइट. तो इस तरह से आपको सिंपली रिलेट करना है. तो जो 3 क्वेश्चन मैंने खा लिए थे बीच में से वो तो बहुत आसानी से हो गए. चलो आगे बढ़ते. ये 14 क्वेश्चन हैस लॉ का. 15 क्वेश्चन. चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो मार्क करना है कर लो आप, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में. ओके बच्चे, रेडी? क्या करना है देखो, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस. तो आपको टारगेट रिएक्शन क्या दिया है, पहले मार्किंग करो बच्चों. तो ये है आपका टारगेट रिएक्शन. दिस इज योर टारगेट रिएक्शन. यहाँ पे आपको पहुंचना है या आपको लाना है कुछ भी करके. ये आपका बच्चों टारगेट है, ये आपको हासिल करना है. और ये टारगेट हासिल करने के लिए आपको अलग अलग एंथैल्पी दिया होगा, वेपराइजेशन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन. राइट. चलो टारगेट हासिल करना है. कैमरा थोड़ा क्रॉस हो रहा है, 1 सेकंड दीजिए मुझे. चलिए सेट अगेन. मेरे पास कोई प्रोफेशनल वीडियो सेटअप नहीं है, मोबाइल फ़ोन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. फ्रंट कैमरे से OnePlus का फ़ोन है मेरे पास 10T, उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ये छोटा सा एक माइक लगाया हुआ है और वही आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर्स, वो भी मेरे ऑफलाइन क्लास में. मतलब यहाँ पे एक ऑफलाइन क्लास है. अभी तो बच्चे नहीं है, बच्चे तो शाम को आते हैं, मैं सुबह सुबह रिकॉर्डिंग करता हूँ इसमें. ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. सो कैलकुलेट करना है आपको बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4. ध्यान से देखना, टारगेट आपने मार्क कर लिया. अब आप ध्यान से देखो. तो पहले आपको जितने भी इक्वेशन दिए हैं ना, वो सारे इक्वेशंस के लिए आपको एंथैल्पीज पहले लिखने पड़ेंगे. तो बेटा ये है वेपराइजेशन ऑफ CCl4. अब CCl4 के वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो CCl4 के वेपराइजेशन का मतलब होता है, बड़े ध्यान से सुनना, कि CCl4 लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? CCl4 गैस में. ये हो गया वेपराइजेशन. लिक्विड टू गैस, व्हाट इज इट कॉल्ड? वेपराइजेशन, ऑब्वियसली. राइट. ओके. इसका जो एंथैल्पी है वो है आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1. आपको दिख रहा है ना कलर बच्चों? हाँ. चलो अब है फॉर्मेशन ऑफ CCl4. बच्चा फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन का मतलब है कि 1 मोल बनाएंगे CCl4. ये 4 कहाँ गया? इसमें से गायब हो गया. ये तो होना ही था, ये भी होना ही था. चलो अभी मौका मिला तो इसको बड़ा ही कर लेते हैं, ताकि थोड़ा लिखने में आसानी रहे. तू जा इधर से. ठीक है, मौका मिला तो मौके का फायदा उठाते हैं. यार ये बहुत मगजमारी है इसकी. हट. 1 मिनट बच्चा, मुझे वापस क्वेश्चन लाना पड़ेगा क्रॉप करके. स्मार्ट बोर्ड इज स्मार्ट बट नॉट दैट स्मार्ट. चलो ये आ गया क्वेश्चन वापस. तो पहले मैं टारगेट लॉक कर रहा हूं. तो ये है बच्चों मेरा टारगेट जो मैंने लॉक किया वापस एक बार. और ये टारगेट अचीव करने के लिए कुछ हमें अलग अलग एंथैल्पीज दिए हुए हैं. तो हर एक एंथैल्पी का हम इक्वेशन लिख देंगे. तो पहला क्या है बच्चों? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. वेपराइजेशन का मतलब है CCl4 लिक्विड को किस में कन्वर्ट करा जा रहा है? CCl4 गैस में. ये हो गया वेपराइजेशन एंथैल्पी. आई विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड है बच्चों फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का मतलब 1 मोल आप बनाएंगे CCl4 लिक्विड, जो उसका स्टैंडर्ड स्टेट है. किसमें से बनाएंगे CCl4? डायरेक्टली उसके एलिमेंट्स में से. कौन सा एलिमेंट है? कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लोरीन Cl2 गैस के फॉर्म में होता है. 2 मोल क्लोरीन हमें लेने पड़ेंगे. तो इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2. तो मैंने क्या करा बच्चों? फॉर्मेशन के लिए 1 मोल मैंने CCl4 बना दिया डायरेक्टली. किसमें से? कार्बन और क्लोरीन में से. अब थर्ड स्टेप देखते हैं. थर्ड में दिया है एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन. बच्चों एटोमाइजेशन का मतलब है कि जो कार्बन सॉलिड फॉर्म में है उसके सारे एटम्स को आप छोटे छोटे गैसियस फॉर्म में अलग कर दो. तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, जिसमें हमने सॉलिड कार्बन को गैसियस कार्बन में कन्वर्ट किया. एंड लास्ट में है एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन. तो क्लोरीन क्या होता है बच्चों? Cl2 होता है ना, Cl2 गैस होता है. एटोमाइजेशन मतलब दोनों एटम्स को आप अलग कर दो. देखिए Cl2 में से दोनों Cl को अलग करके क्या बना दिया? 2Cl. तो इसका एंथैल्पी है बच्चा 4 नंबर दे दो इसको.
तो मुझे बच्चों जो चारों अलग अलग एंथैल्पी दिए थे उसके लिए मैंने इक्वेशन लिखे। वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस, फॉर्मेशन मतलब कार्बन सॉलिड 2Cl2 गैस में से CCl4 बनाया लिक्विड फॉर्म में। एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन मतलब सॉलिड कार्बन से गैसियस कार्बन बनाया। एंड एटोमाइजेशन ऑफ Cl2 का मतलब Cl2 तोड़ के 2Cl को अलग किया। 4 इक्वेशन है, टारगेट लॉक्ड है। बस तो अब देर किस बात का बच्चों, चलो सबसे पहले टारगेट में हमें CCl4 गैस कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड पे। पहले इक्वेशन में CCl4 गैस है राइट साइड पे, राइट साइड पे, तो पहले इक्वेशन को घुमा दो। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को घुमा दे रहा हूं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को कर दिया बच्चों रिवर्स। मैं यहां पे लिखते जाऊंगा जो मैं कर रहा हूं। तो जैसे ही इसको रिवर्स करोगे CCl4 गैस विल बिकम CCl4 लिक्विड। जैसे इक्वेशन को घुमाया एंथैल्पी का साइन बदल के नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पहले स्टेप का एंथैल्पी कितना हो गया, डेल्टा H1 कह लो इसको, -30.5 किलो जूल में सारे वैल्यू, नो नीड टू राइट द यूनिट्स। CCl4 गैस लॉक हो गया। अब मुझे चाहिए कार्बन गैस, कहाँ पे, राइट साइड पे। ढूंढो 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 ढूंढो, ये रहा कार्बन गैस राइट साइड पे। थर्ड इक्वेशन डायरेक्ट ले लो, कुछ भी करे बिना इक्वेशन 3 ले लो एज इट इज, जिसमें कार्बन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, कार्बन गैस में। एज इट इज लिया है तो एंथैल्पी भी चेंज नहीं करना है, 715 डायरेक्ट लगेगा। आई कॉल इट डेल्टा H2 715। चल भाई इसका भी निपटा लिया। अब 4 क्लोरीन गैस, क्लोरीन के 4 एटम चाहिए आपको राइट साइड पे। फोर्थ इक्वेशन में क्लोरीन के 2 एटम है लेफ्ट राइट साइड पे, मुझे 4 एटम चाहिए, यहाँ पे 2 एटम है, तो इसको डबल कर दूं, कर दो डबल। चलो तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को हम डबल कर देंगे इंटू 2। डबल करते ही हो जाएगा ये 2Cl2 गैस, इसमें से 4Cl मिल जाएंगे आपको। क्योंकि इक्वेशन को डबल करा है तो ये एंथैल्पी भी डबल हो जाएगा। 242 का डबल क्या हो जाएगा, 242 का डबल क्या हो जाएगा, 484। चलो ठीक है। अभी कौन सा इक्वेशन यूज नहीं हुआ है, ये इक्वेशन यूज नहीं हुआ है, सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट थर्ड फोर्थ यूज हो गया, सेकंड यूज नहीं हुआ है। तो ध्यान से देखो, इधर CCl4 लिक्विड है राइट पे। क्या आपको टारगेट में CCl4 लिक्विड चाहिए, नहीं चाहिए ना, मतलब मुझे CCl4 लिक्विड को उड़ाना पड़ेगा। और इसको उड़ाने के लिए मुझे सेकंड इक्वेशन दिया है जहां पे CCl4 राइट में है, मुझे उड़ाना है CCl4 को, मुझे लेफ्ट में चाहिए, यहाँ पे राइट में है, तो इक्वेशन 2 को घुमा देंगे। घुमा दीजिए चलिए इक्वेशन 2 को, थोड़ा इसको छोटा कर लेता है, ठीक है। तो बच्चा इक्वेशन नंबर 2 को भी आप रिवर्स कर लीजिए। चलो जैसे इक्वेशन 2 को रिवर्स करोगे क्या हो जाएगा, CCl4 लिक्विड दैट गिव्स यू C से सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस। इक्वेशन को कर दिया रिवर्स तो एंथैल्पी का साइन हो जाएगा माइनस का प्लस, लेट मी कॉल इट डेल्टा H4, माइनस का हो गया प्लस 135.5, राइट। चलिए तो अब आपका खेल खत्म हो चुका है। देखिए क्या उड़ रहा है, ध्यान से देखना। CCl4 लिक्विड जाए, कार्बन सॉलिड जाए, 2Cl2 जाए, बचा क्या, बहुत गंदा कलर है, बचा क्या वो देखो, इधर बचा आपके पास CCl4 गैस, इधर बचा है C गैस, और इधर बचा है 4Cl गैस, राइट। तो ये सारे स्टेप को प्लस करके आपको फाइनल आंसर मिला ना। तो हैश लॉ क्या कहता है, सारे एंथैल्पी को प्लस कर दो, हेंस टोटल डेल्टा H जो आपको चाहिए सबको प्लस करो बच्चा, -30.5 प्लस 715 प्लस 484 प्लस 135.5। आजा मेरी कैलसी, 715 प्लस 484 प्लस 135.5 माइनस 30.5, दिस कम्स आउट टू बी 1304 किलो जूल पर मोल। लो आ गया आंसर। तो ये आ गया आपका रिएक्शन एंथैल्पी जो आपको दिया हुआ है फाइंड करने के लिए। लो हमने फाइंड किया। आया बच्चा सारे स्टेप समझ में आपको? ये क्या हो रहा है बाबा? ठीक है। अब इसमें आपको ऐसा भी पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl। ठीक है, एक मिनट, आपने जब ये रिएक्शन किया तो CCl4 था, उसमें से आपने सारे C और Cl को अलग कर दिया,
तो CCl4 में कितने बॉन्ड होंगे कार्बन और क्लोरीन के बीच में? 4 बॉन्ड होंगे कि नहीं? CCl4 मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में 4 बॉन्ड है, और चारों बॉन्ड को तोड़ के सबको अलग करने के लिए इतना एनर्जी लगा 1304। तो एक CCl बॉन्ड का एंथैल्पी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? यस, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। So we can write here in CCl4 there are 4 CCl bonds. Hence आपको जो बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए बच्चों CCl का, ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल एंथैल्पी डिवाइड बाई 4, 1304/4 that is 326 किलो जूल पर मोल। दैट्स अ बॉन्ड एंथैल्पी। जो आपको एक सेकंड आंसर फाइंड करना है वो हमें मिल गया। ठीक है बेटा, बहुत मेहनत लगती है हाँ बच्चा ये सारे कंटेंट्स बनाने में, इतना आसान नहीं है ये। रोज सुबह उठ के आना, रोज सुबह उठ के मोटिवेटेड रह के कंटेंट बनाना, वो भी तब जब आप खुद सक्सेसफुल हो। सुन लो मेरी बात, मेरे ऑफलाइन क्लासेस फुल भरे होते हैं, फुल मतलब मेरे ऑफलाइन बैचेस के अंदर 100 बच्चे बैठे होते हैं। सफल होने के बावजूद जब आपको ये एफर्ट लगानी पड़े जिसका आपको रिजल्ट ना मिले, तो ये बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। बट मैं इसको एज अ डिमोटिवेशन नहीं, मैं इसको एज अ चैलेंज ले रहा हूँ। मुझे अपने आप को ऑफलाइन सेटअप करने में भी लगभग 1 डेढ़ 2 साल लगे थे, तो मैं ऑनलाइन के लिए भी 2-3 साल का टारगेट लेके चल रहा हूँ। भले बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, राइट, बहुत बड़े बड़े भगवान बन के बैठे लोग 11-12 साइंस में, बट कोई बात नहीं, उन भगवानों के बीच में हम थोड़े भक्त हैं, हम भी थोड़ी सी जगह ढूंढ लेंगे अगर आपका प्यार मिला तो। ओके चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, देखिए ऐसा कहा है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम है और डेल्टा यू 0 है, तो डेल्टा एस क्या होगा? तो बच्चों बड़ा सिंपल सा हिंट दिया, डेल्टा एस का मतलब होता है एंट्रोपी चेंज जो हो जाता है Q डिवाइड बाई टेम्परेचर। अब सिस्टम में कैसा दे दिया आपको? आइसोलेटेड। चलिए बच्चा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पावर चला गया था बीच में, आपने देखा होगा ब्लैक हो गया था, तो मैंने वीडियो पॉज किया था, वापस पावर आया तो प्ले कर रहा हूँ इसको। तो हमने देखा था कि डेल्टा एस है Q/T, प्रोसेस दिया है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हीट ट्रांसफर तो है ही नहीं, अगर हीट ट्रांसफर नहीं है तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होता है? ऑब्वियसली 0 होता है। दैट्स योर आंसर। तो ये एकदम बीच में एकदम मामूली सा क्वेश्चन आ गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे थे उसमें। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चा। अब इसका तो ना सेटिंग भी खराब हो जाएगा क्योंकि वीडियो मैंने सेव किया नहीं था। ठीक है चलो अगला सवाल, फाइल भी तो ओपन करना पड़ेगा यहाँ से। क्रोम डिडंट शट डाउन, रिस्टोर करते हैं, शायद वो पेज आ जाए। आ गया आ गया आ गया। यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी सडनली पावर चला जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है पूरा, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम तो क्या है ना कि आपको नोट्स देने होते हैं ना चैप्टर के बाद, फिर ये अगर सेव नहीं होता है तो फिर नोट्स कैसे देंगे हम, तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। चलो बच्चा कहाँ पहुंचे थे? अब मैं लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया, कहाँ गया भाई डेल्टा एस वाला क्वेश्चन? ओके नंबर 17 पे आ जाएंगे सब लोग। सॉरी फॉर ऑल द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि कंडीशन ऐसी है तो हम क्या करें इसमें, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, जैसे कि पावर कट ऑफ। चले बच्चों सवाल क्या है देखिए फटाफट ध्यान से ना। नाउ वी आर बैक फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स C, डेल्टा H दिया है, डेल्टा S दिया है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस? सो वी नो दिस, हमने आगे भी लिखा है कि स्पॉन्टेनियस का कंडीशन क्या है बच्चों। तो बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जिसका डेल्टा G कैसा होता है? नेगेटिव। राइट, अब डेल्टा G में क्या होता है बच्चा? डेल्टा H - T डेल्टा S कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब डेल्टा H शुड बी लेस देन T डेल्टा S, T डेल्टा S सामने गया, मतलब डेल्टा H बाई डेल्टा S शुड बी लेस देन T। सवाल में डेल्टा H है 400
किलो जूल, और सवाल में डेल्टा एस का वैल्यू है, देखो डेल्टा एस का वैल्यू है 0.2 किलो जूल, यूनिट खास ध्यान रखना, शुड बी लेस देन टी, किलो जूल कट 400 बाई 0.2 कितना हो जाता है बच्चों 2000, 2000 शुड बी लेस देन टी, मतलब टी शुड बी ग्रेटर देन 2000, हेंस द टेम्परेचर टी शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 2000 केल्विन। तो लो मेरे बच्चों आ गया मेरा आंसर, राइट। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है बच्चों, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा जी का फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो, फॉर्मूला वैल्यू डाल दो आपका आंसर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, हाँ 2 मार्क में पूछा जाने वाला एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल बच्चों, चलिए प्यारा प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सा सवाल है ये। तो एक रिएक्शन दिया है 2Cl गैस दैट गिव्स यू Cl2 गैस, मतलब क्लोरीन के 2 एटम्स जुड़ गए और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लिया, तो आपको साइन देना है डेल्टा एच और डेल्टा एस। सो डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी। अब देखिए बॉन्ड बना है ना, 2 क्लोरीन एटम जुड़े हैं, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जब भी बॉन्ड तोड़ना है एनर्जी देनी पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लोरीन एटम जुड़े हैं, बॉन्ड बना है, तो हीट रिलीज होगी, तो डेल्टा एच कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हीट रिलीज होता है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, हीट रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनते वक्त हीट रिलीज होता है। व्हाट अबाउट डेल्टा एस, डेल्टा एस का मतलब होता है बच्चों एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। अब बोलो कौन ज्यादा रैंडम होगा, 2 अकेले एटम्स के जुड़ने के बाद का कपल, ऑब्वियसली 2 अकेले एटम में ज्यादा रैंडमनेस होती है, क्योंकि दोनों अकेले अलग अलग घूम सकते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा रैंडमनेस है, यहाँ पे रैंडमनेस कम हो गया, दोनों के जुड़ते ही रैंडमनेस कम हुआ, मतलब डेल्टा एस कैसा आएगा, नेगेटिव, राइट। इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क का। अगला सवाल, अब एक क्वेश्चन मार्क कर लो बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग मार्क करेंगे। मेरे वेरी इंपॉर्टेंट बोले गए क्वेश्चन बच्चा आपके स्कूल के टीचरों के कान में भी पड़ता है ये बात, मतलब वो भी यही क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मान के एग्जाम में पूछते हैं। तो सवाल में आपको ना एक रिएक्शन दिया है 2A + B गिव्स 2CD, 2D गैस, उसका डेल्टा यू हमारे पास है किलो जूल में, डेल्टा एस हमारे पास है जूल में, कैलकुलेट करना है डेल्टा जी। कोई नहीं सर क्या बड़ी बात है, डेल्टा जी का एक फॉर्मूला है, कौन सा, H माइनस टी डेल्टा एस। बट क्या डेल्टा एच दिया है, नहीं दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है, डेल्टा एच का भी फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, है कि नहीं, यस सर है, बस तो फॉर्मूला रखो डेल्टा जी इक्वल टू, तो ये हो गया इसका मेन पॉइंट, इतने में सब कुछ छुपा है, अब आपको वैल्यू डालना है। चलो डेल्टा यू, आई कीप एवरीथिंग इन जूल यूनिट, 10.5 किलो जूल है, तो ये हो जाएगा -10,500 जूल, प्लस डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट में कितने गैस है, देखो ये रहा रिएक्शन, तो गैसियस प्रोडक्ट है बच्चों 2 मोल, माइनस रिएजेंट में ये एक गैस है यहां पर, वापस पावर कट हुआ था, आज पता नहीं कुछ काम चल रहा है लगता है इनका, वापस पावर कट हुआ था, वापस पावर आया। चलो डेल्टा एन जी, सो डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना है बच्चा, प्रोडक्ट में गैस के 2 मोल है और रिएजेंट में गैस में एक यहाँ पर मोल है और 2 मोल यहाँ पर है, तो 2 और 1 मिला के रिएजेंट में कितने मोल हो गए, 3। आर का वैल्यू जूल में रख दो 8.314। टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में, कहीं पे नहीं दिया है तो आपको जब भी स्टैंडर्ड दिया होता है ना, तो टेम्परेचर हमेशा कितना लेना होता है 298 माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगेन 298, एंड डेल्टा एस का वैल्यू कितना है बच्चों, डेल्टा एस जूल में है -44.1, जूल में वैल्यू है ये -44.1, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको स्टैंडर्ड लेना है 298 केल्विन। चलो अब बाकी तो आपको खाली सॉल्व करना है इसको, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट सॉल्व करते हैं, 8.314 इंटू 298, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 2 - 3 -1, उसके साथ एक और माइनस करना है आपको 10,500, तो ये हो गया आपका यहाँ पे -8022, राइट। डाउटफुल लग रहा है मुझे, एक सेकंड ना, 8 पॉइंट पावर आता जाता रहता है ना, तो थोड़ा सा ना रिदम टूट जाता है यार,
ये वैल्यू आया m माइनस, उसमें से और माइनस करना है 10,500, ये आ रहा है 12977 है ना, मुझे लगा डाउटफुल। माइनस 12977.6 माइनस 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 हो जाएगा प्लस। अब पावर नहीं जाना चाहिए यार, अभी तो पावर गया ना तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ही बंद कर दूंगा आज के दिन का। 13141.8। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12977.6 आंसर आ गया आपका 164.2, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है आपका। यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल। तो देख लो बेटा, ये आपका वैल्यू आ गया डेल्टा जी का स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये जो मैंने ऊपर व्हाइट बॉक्स किया ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा जी का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। और जो डेल्टा एच का फॉर्मूला है वो है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अलग से आपको डेल्टा एच निकालने की जरूरत नहीं है, आप फाइनल फॉर्मूला में रख के वैल्यू डालते जाओ, यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट। चलो अब डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब ऑब्वियसली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। सो एस delta G is positive, this reaction is non-spontaneous. This reaction is non-spontaneous. रिएक्शन अपने आप होने वाला नहीं है क्योंकि डेल्टा जी आया है पॉजिटिव। बोलो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में 3 मार्क में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सम सिंपल क्वेश्चंस आई कैन सी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तू क्यों आ जा रहा है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के दिया है, पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो बच्चा लास्ट थियरी में था ये, डेल्टा जी होता है -2.303 आर टी लॉग के, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, -2.303। आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपको ले लेना है 300 जो क्वेश्चन में दिया है, लॉग ऑफ के का वैल्यू है 10, लॉग 10 होता है बच्चों 1, मल्टीप्लाई कर दो। चलो फटाफटा, अब तुम्हारे सर की स्पीड थोड़ी बढ़ी क्योंकि क्वेश्चन का लेवल घटा है। तो आंसर आ गया आपका -5744.1 जूल पर मोल। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल में क्या ही टाइम निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। अगला सवाल, चल भाई चल, बहुत काम है आज तो, यहाँ से रिकॉर्डिंग करके जाना है, बैंक में जाना है, स्टूडियो में जाना है, बहुत काम है आज तो। चलो एनीवेज नेक्स्ट, कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एनओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, थियरी जैसा क्वेश्चन है। एनओ का स्टेबिलिटी आपको बताना है फ्रॉम दिस इक्वेशन कि एनओ स्टेबल है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से बच्चों, सिंपल है ये। तो N2 और O2 जुड़ के जब एनओ बना, राइट, तो वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। और जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। और अब देखो वही NO वापस O2 के साथ जुड़ के NO2 बनाया, और NO ने जब NO2 बनाया तो बहुत सारी एनर्जी उसने क्या कर दी, रिलीज कर दी। तो हो क्या रहा है, NO जब बना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, मतलब NO तो अनस्टेबल है, और इसीलिए वो NO तुरंत NO2 बन गया और एनर्जी उसने सारी रिलीज कर दी। तो हम यहां पे सिंपली लिखेंगे बच्चों के, हम यहां पे सिंपली लिखेंगे कि क्या NO is unstable as its formation is endothermic, as its formation is endothermic, which converts to more stable NO2 by releasing the energy, which converts to more stable NO2 by releasing the energy. There we go. अगला सवाल, लास्ट, चलते चलते हम आगे आखिरी सवाल के ऊपर, एंड दैट इज, बेकार सवाल है ये। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 मोल वाटर इज फॉर्म्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या फाइंड करना है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, Q/T, राइट। चलो ध्यान दीजिएगा, अब Q का मतलब क्या हो जाएगा, कितना हीट सराउंडिंग को मिला।
तो जब पानी बना तो पानी का फॉर्मेशन एंथैल्पी नेगेटिव 286 है, मतलब पानी ने बनते वक्त 286 एनर्जी रिलीज करी। कहाँ गई वो एनर्जी? सराउंडिंग में गई। तो सराउंडिंग को कितना एनर्जी मिला बच्चा? पॉजिटिव 286 किलो जूल। जो पानी ने छोड़ा वो सराउंडिंग को मिला। कितने टेम्परेचर पे आपको फाइंड करना है? तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड दिखा है आपको। स्टैंडर्ड मतलब कितना टेम्परेचर बच्चों? 298 केल्विन। नहीं दिया हो तो थर्मोडायनेमिक में आपको 298 वैल्यू ले लेना है, एंड यू गॉट द आंसर विच इज 0.9597 किलो जूल पर मोल केल्विन। दिस इज द एंट्रोपी। I hope it is very much clear to everyone. I hope it is very much clear to everyone. ओके तो बच्चा यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक्स का एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। ओके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ फिजिक्स के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। और ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको विद इन 6 to 7 डेज दे देने वाला हूँ, बिकॉज स्कूल एग्जाम पास में है और एक्सरसाइज में से बहुत क्वेश्चंस आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, तो नोट्स इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में रखना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा उसका। मिलते हैं वापस अगले क्लास में बच्चों। टाटा बाय बाय, सी यू।